वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज से हम टॉप 500 MCQ की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टॉप 500 MCQ डिस्कस करेंगे पॉलिटी के। इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स में ये 500 MCQ टॉप 500 MCQ डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम अराउंड 20 to 30 MCQ जो टॉप होंगे पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अलग अलग पार्ट्स आएंगे और हम कंप्लीट करेंगे 500 टॉप MCQ ऑफ पॉलिटी। इसी तरह इकोनॉमी के भी, यानी GS के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके टॉप 500 MCQ की सीरीज़ हम इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से इकोनॉमी का आपको लेक्चर मिलेगा, ज्योग्राफी का आपको लेक्चर मिलेगा, इकोनॉमी का लेक्चर मिलेगा, इंक्लूडिंग जो कंप्यूटर है उसका भी आपको यहाँ पे टॉप 500 MCQ की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो शाम को अराउंड 9 से 10 बजे के दरमियान आपको ये वीडियो हर रोज़ मिलता होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जो भी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हम इसमें GS के जो टॉप 500 MCQ डिस्कस करेंगे उसमें हम जो उनके ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, 3 या 5 ऑप्शंस होंगे, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्टिव में अराउंड 8 से 10 कंसेप्ट्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से हर एक कंपोनेंट में हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हर एक में हम इसी तरह की अप्रोच से MCQ करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्या है पॉलिटी का। देखिए सबसे पहला है, Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? यानी इनमें से कौन था जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हो गया आंसर। अब हम देखते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जो आइडिया दिया था, द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय MN रॉय। MN रॉय ने 1934 में आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। तो जो ब्रिटिश इंडिया थे, ब्रिटिश इंडिया ने इस आइडिया को फाइनली 1940 में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो एज अगस्त ऑफर ब्रिटिश इंडिया ने 1940 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया था इसको एक्सेप्ट कर दिया। फिर अकॉर्डिंगली 1946 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और उसको काम क्या दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, इसमें ओवरऑल 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स थे। इसमें ओवरऑल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। उनमें से 296 मेंबर्स जो थे वो आए थे ब्रिटिश इंडिया से, यानी वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो रिमेनिंग 93 सीट्स थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे और कुछ जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे। तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो पार्शियली इलेक्टेड थे और पार्शियली नॉमिनेटेड थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसको हेड किसने किया था? सबसे पहले इसको मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था और जो डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा थे इन्होंने इसको हेड किया था। जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। लेटर ऑन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। जो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया HC मुखर्जी को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। और अभी हमने जो क्वेश्चन में था, सर BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो उसकी जो पूरी हिस्ट्री थी वो इस तरह से थी। तो आई होप आपको पहला ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी तरह से हम सारे जो टॉप MCQ 500 होंगे हर एक कंपोनेंट को इसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे।
तो अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आज का सेकंड। द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट बिल। यानी वो कौन सी अमेंडमेंट बिल हुई थी जिसमें जो गोवा, दमन एंड दीव है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का एक पार्ट बन गया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1962 इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं पहले 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1961 में, इसमें क्या था, इसमें जो दादरा एंड नगर हवेली की जो यूनियन टेरिटरीज थी, दादरा एंड नगर हवेली की जो इंडियन यूनियन टेरिटरीज थी उनको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया था बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। और अगर 12th की हम बात करें, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन यूनियन में। इसी तरह से जो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 था, इसमें क्या हुआ था, ये जो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसमें पुडुचेरी जो एक इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया मैप पे, तो इसको इनकॉर्पोरेट किया था इंडियन यूनियन में। इसी तरह अगर हम 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, जो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसमें हाई कोर्ट के रिलेटेड बहुत सी चेंजेस देखने को मिली थी। तो चलते अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है वो वेस्टेड है, किसके पास है, गवर्नर के पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी आर्टिकल 153 सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर। तो एक बार इन सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले जो आर्टिकल 153 है वो ये बोलता है गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर एवरी स्टेट। और 154 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बोल दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी आर्टिकल 154 सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर। और जो आर्टिकल 155 है इट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, की जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट, फॉर ए नॉर्मल टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बोला गया था देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, देयर शैल बी ए सेपरेट गवर्नर फॉर ईच स्टेट। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसमें बोला गया था कि दो से ज़्यादा स्टेट्स में भी एक ही कॉमन गवर्नर हो सकता है। ओरिजिनली अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो था ओरिजिनली था कि हर एक जो स्टेट है उसका अपना गवर्नर होगा। लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ उसमें बोला गया कि कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। इसी तरह से जो हाई कोर्ट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। लेकिन अगेन जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ इसमें बोला गया कि कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है 2 स्टेट्स में, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में। इसी तरह से कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। चलते देखता अगला क्वेश्चन क्या है। द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। जो ओरिजिनल कॉपीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश। यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपीज थी उनमें से कुछ कॉपीज को हिंदी में लिखा गया था और कुछ कॉपीज को इंग्लिश में लिखा गया था। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजिंग ये है ऑप्शंस, इनको चेंज कर दीजिए। इसका जो आंसर आ जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश। चलते हैं अगला क्वेश्चन। When was the Constitution of India came into force? जो Constitution of India है वो लागू कब से हुआ था। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सेकंड है 26 अप्रैल 1950, 26 मई 1949। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन जो केम इनटू फोर्स इसको लागू कब कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि इसी दिन लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था, लाहौर सेशन ऑफ
इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था 1929, इसमें डिक्लेयर कर दिया गया था 26 जनवरी 1930 को एज इंडिपेंडेंस डे। तो इसी की याद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 की जगह कब से लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और इसमें ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था इसमें कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद अगर हम पार्ट्स की बात करें 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो ये कुछ थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बोल दी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर विजिबल हो गया, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन वो खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता। ये जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ये प्रैक्टिस, ये जो कंसेप्ट है, ये हमने कनाडा से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है। कभी कभी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है इंडिया में, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो कंसेप्ट है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अडॉप्ट किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजिग्नेशन टू द, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो अपना रिजिग्नेशन किसे देता है, ये है आंसर, ये है क्वेश्चन। तो कीजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपना रिजिग्नेशन किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजिग्नेशन देगा। देखिए जो प्रेसिडेंट है उसके ऑफिस की वैकेंसी 5 चीज़ों में हो सकती है, यानी 5 ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वैकेंट हो सकता है। एक, जब उसकी 5 साल की जो नॉर्मल टर्म होती है वो अगर ख़त्म हो जाए तो जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है वो वैकेंट हो सकता है। दूसरा, ऑन हिज रिजिग्नेशन, जब वो रिजिग्नेशन अपना इस्तीफ़ा दे दे, और वो इस्तीफ़ा किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। तीसरा, ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस जो था वो सक्सेसफुल हो गया तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, तब उसका ऑफिस वेकेंट हो जाता है। और ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ये आर्टिकल 61 में आता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा 2 और है, बाय हिज डेथ, अगर किसी की डेथ हो गई किसी प्रेसिडेंट की तो वहाँ पे भी उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकेम्स डिस्क्वालिफाइड, जब वो डिस्क्वालिफाइड कोई ऐसे चीज़ उसके खिलाफ प्रूव होगी जिससे वो टू बिकेम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो इन 5 केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी जो सीट है वो वैकेंट करनी पड़ती है। तो चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या है। For what period does the Vice President of India hold office? For what period does the President of India hold office? तो इसका सेम आंसर हो जाएगा जैसे प्रेसिडेंट का था 5 ईयर्स, इसी तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका भी जो टेन्योर होता है वो नॉर्मली 5 साल का होता है। अब देखिए जो प्रेसिडेंट होता है और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये दोनों इलेक्ट किए जाते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज, लेकिन जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो अलग होता है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर्स होते हैं, elected members of बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इसमें। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसके थ्रू इलेक्ट होता है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और होते हैं इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसमें elected plus nominated members of both the houses of parliament constitute the electoral college to elect the vice president of India, और दोनों जो होते हैं वो 5-5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Who among the following
होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सा है जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे कि वो कब तक ऑफिस होल्ड करे। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जो गवर्नर होता है वो नॉर्मली 5 साल के लिए होता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसको उससे पहले रिमूव कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये जो गवर्नर होता है ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो अपना ऑफिस होता है वो होल्ड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, गवर्नर। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन उसको अपॉइंट करता है जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसके जो लीडर होता है उसको अपॉइंट करता है एज प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर बात करें, ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं ये लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं आपस में ही एक को चुन लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जब बनता है तब वो वाली मीटिंग जो प्रिजाइड करता है वो करता है प्रोटम स्पीकर। एक प्रोटम स्पीकर यानी एक टेम्परेरी स्पीकर बनाया जाता है जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड जो गवर्नमेंट होती है, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा होती है, उसके लिए बनाया जाती है। एक पहली जो मीटिंग होती है उसमें एक प्रोटम स्पीकर होता है, वो हेड करता है लोकसभा को। तो उसी में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाता है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सा ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलते अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा इज। जो टोटल नंबर्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनमें से कितने मेंबर्स लोकसभा के लिए और कितने मेंबर्स राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो राज्यसभा है। राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ये हुई एक बात। अब अगर यहाँ पे आंसर पे 12 है तो हम डी को करेक्ट आंसर मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, एक कंसेप्ट है जिसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या होता था, जो लोकसभा होता था उसके लिए भी प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था, और वो कौन से मेंबर्स होते थे? वो होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले। यानी पहले अगर बात करें टोटल राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, और लोकसभा के लिए 2, और टोटल कितने? 14। लेकिन अब जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें ये बोला गया कि जो अब लोकसभा में 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, अब वो नहीं होगा, यानी इसका टर्मिनेट कर दिया गया। तो अब टोटल जो प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेट करता है मेंबर्स वो टोटल 12 ही करता है। 12 ही क्यों करता है? क्योंकि राज्यसभा में ही करता है, अब लोकसभा में नहीं करता है। ये जो लोकसभा में नहीं करता है ये कब हुआ? ये चेंज आई बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट टर्मिनेटेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स बाय नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो 12 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले का ही आंसर है, ये इसको आप चेंज कर लीजिए, डी रख लीजिए, यानी 12, क्योंकि अब जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स थे उनको खत्म कर दिया गया। और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं जिनको राज्यसभा नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, ये कौन से मेंबर्स होते हैं? ये मेंबर्स होते हैं हैविंग स्पेशल नॉलेज इन आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फील्ड्स में। अगर किसी भी कैंडिडेट को होगा तो उनमें से 12 कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कहाँ के लिए? राज्यसभा के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। बोलता है इनमें से कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है? इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा? जिसमें जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑब्वियसली इसमें होते हैं, मैंने आपको अभी अभी बोला। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, ये भी होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था जो इलेक्टोरल कॉलेज
नॉलेज होता है उसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी हो गए और राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। प्लस और कौन होता है, और होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी हो गया। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी नाम यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो चले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन। The Council of Ministers in parliamentary type of government can remain in office till it enjoys the support of। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, वो ऑफिस में कब तक रह सकते हैं? कब तक रह सकते हैं? जब तक वो सपोर्ट करेंगे, इंजॉय करेंगे। सपोर्ट किसकी सपोर्ट? माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ये भी नहीं। माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस, बिल्कुल नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द, ये हो जाएगा डी आंसर, यानी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा है अगर उसमें मेजॉरिटी है आपकी, तो तब तक जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक रहेंगे। अगर उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई तो दे सीज द ऑफिस, यानी वो अपना ऑफिस को उनको वेकेट करना पड़ेगा। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सा अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी, एक बात मैं आपको बोलूँगा, जो आर्मी फोर्स होती है, जो फोर्सेस होते हैं, एयर फोर्स, नेवी फोर्स और नेवी फोर्स और डिफेंस फोर्स, इन तीनों के जो चीफ कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है जो चीफ ऑफ आर्मी होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ द एयर फोर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। यानी चीफ ऑफ एयर फोर्स, चीफ ऑफ आर्मी फोर्स या डिफेंस फोर्स, मैंने जहाँ पे इसके लिए वर्ड यूज़ किया था, और चीफ ऑफ नेवी फोर्स, इन तीनों की जो चीफ है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला स्पीकर ऑफ लोकसभा को पहली मीटिंग जो होती है, न्यूली इलेक्टेड जो लोकसभा बनती है उसमें जो पहली मीटिंग होती है जिसको हेड कौन करता है? प्रोटम स्पीकर। ये प्रोटम स्पीकर कौन होता है? टेम्परेरी स्पीकर होता है। इसी में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं आता, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मैंने आपको पहले भी बोला था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे जिसको वो चाहे। वो हमेशा किसको अपॉइंट करेगा एज ए प्रेसिडेंट? जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होगी, मेजॉरिटी वोट्स के साथ जो पार्टी हुई होगी, जिसके पास मेजॉरिटी होगी, उसका जो लीडर होगा प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। बल्कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकता है। हाँ, जब कोalition गवर्नमेंट होगी तब थोड़े से और ज़्यादा पावर्स आ जाते हैं प्रेसिडेंट के पास टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अदरवाइज जब मेजॉरिटी एक ही पार्टी के पास होती है तब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि वो उसके लीडर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दे। चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया। जो फ्री इंडिया यानी आज़ाद भारत में पहली महिला गवर्नर किस स्टेट की थी और कौन थी? देखिए, जो पहली वुमेन गवर्नर बनी थी वो बनी थी सरोजनी नायडू। और कहाँ की बनी थी? वो बनी थी यूपी की। अगर इंदिरा गांधी की बात करें, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सुचिता कृपलानी की और विजय लक्ष्मी की, इनके आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे आप ये दो चीज़ें याद कर लीजिए कि जो मिस सरोजनी नायडू है वो यूपी की पहली गवर्नर बनी थी और वो फर्स्ट वुमेन थी। इसी तरह से जो इंदिरा गांधी है वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी, जिसने 1975 में इमरजेंसी घोषित की थी, जिससे फिर बहुत से सवाल उठने लगे थे। इसी कार्यकाल, इसी टाइम पीरियड में उनका रूल चल रहा था, किसका? मिस इंदिरा गांधी का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, यानी जो इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो वो चाहिए आपको 35 ईयर्स। 21 ईयर्स चाहिए अगर आप पंचायत, यानी अगर आप पंचायत से जो लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ के लिए अगर आप कंटेस्ट करना चाहोगे वहाँ के लिए आपको 21 ईयर चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हो तो 35 ईयर्स। राज्यसभा के लिए आपको 30 ईयर्स चाहिए, तो 23 ईयर्स किसी के लिए नहीं चाहिए। तो ये हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। तो चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, इम्पीचमेंट के दौरान अगर इम्पीचमेंट जो ये एक रेजोल्यूशन होता है अगर ये पास हो गया तो प्रेसिडेंट को निकलना पड़ता है अपने ऑफिस छोड़ के। लेकिन अभी तक कोई भी इंडिया का ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो इम्पीचमेंट से अपने ऑफिस से बाहर हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो चार्ज होता है इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट के खिलाफ वो कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि स्टार्ट भी कोई भी हाउस कर सकता है और उसके बाद दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए, तभी जाके इम्पीचमेंट प्रोसेस हो सकता है प्रेसिडेंट का। और ये जो इम्पीचमेंट आता है प्रेसिडेंट का, ये आता है आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आर्टिकल 60 की हम यहाँ पे बात करें, आर्टिकल 60 होता है ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसको जो ऑथ और अफर्मेशन होता है यानी इसको हलफ बर्दारी कौन दिलाता है, ये दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन टर्न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हलफ कौन दिलाता है, ऑथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, स्पीकर ऑफ लोकसभा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अगर मैं चेयरमैन राज्यसभा की बात करूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राज्यसभा की, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं और बाकी जो 238 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इसी तरह से अगर लोकसभा की बात करूँ, जो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रेंथ होती है वो होती है 550, जिसमें से 530 आते हैं स्टेट से और 520 आएंगे आपके यूनियन टेरिटरी से। सॉरी, खाली जो 20 होंगे वो आएंगे आपके यूनियन टेरिटरी से। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, ये भी आप यहाँ से याद रख। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेट ऑफ एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, बोलता है एक चीफ मिनिस्टर अगर यूनियन टेरिटरी में होगा, अगर होगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में अगर आज प्रेजेंट की बात करूं मैं 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 यूनियन टेरिटरीज में 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां पे जो है वो चीफ मिनिस्टर है। वो कौन कौन सी 3 है, एक है दिल्ली और पुडुचेरी में जहाँ पे पहले से चल रहा है चीफ मिनिस्टर है, और जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी जब भी इलेक्शन होंगे उसके बाद यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर होगा। बोलते हैं अगर ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर का प्रोविजन होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा, तो उसको जो अपॉइंट करेगा वो करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये बात आप याद रख लीजिए। देखिए जो हाउसेज होते हैं स्टेट्स में, जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है उसमें होते हैं 2 हाउसेज या हो सकता है एक ही हाउस। जहाँ पे एक ही हाउस होगा उसको हम बोलेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, और जहाँ पे दोनों हाउसेज होंगे यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, वैसे स्टेट्स को हम बोलेंगे बाईकैमरल लेजिस्लेचर। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टेट्स है, ये जो यूनियन टेरिटरीज हमने देखी 3 यूनियन टेरिटरीज, इन सब में क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही है। इसके अलावा जो इंडिया की स्टेट्स है, अगर स्टेट्स की हम बात करें, सारी स्टेट्स में 1 2 3 4 5 6 ऐसी स्टेट है जहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। इंडिया की स्टेट्स की अगर बात करें तो 6 ऐसी स्टेट्स है जहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी सारी स्टेट्स में क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनियन टेरिटरीज में तो हर एक यूनियन टेरिटरी में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में खाली लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है। और वो कौन सी 6 स्टेट्स है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में दोनों है, वो है, ये आप याद रख सकते हो इस ट्रिक से, तू भी MA कर, यानी तेलंगाना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये 6 स्टेट्स है जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। अदरवाइज बाकी जितनी भी इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे कौन सी है, वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी सिंगल हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का। तो चलते हैं देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये रहा लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में वही गवर्नमेंट बनाती है और उसका जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर बनता है। इसके अलावा अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आज है द्रौपदी मुर्मू है, वो बनी थी फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट है। ओवरऑल अगर हम बात करें ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्राइम मिनिस्टर की बात करें नरेंद्र मोदी है। इससे पहले कौन थे आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। और ये कौन से नंबर के, जो नरेंद्र मोदी है कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है ये भी आप बताओगे। और नरेंद्र मोदी किस पार्टी से, किस अलायंस से बिलोंग करते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे मुझे। चलते देखते हैं अगला वीडियो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया है उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब मैंने अभी बोला था मिस इंदिरा गांधी, ये तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने थे परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर इस तरह से मिस इंदिरा गांधी की बात करें, इन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट की थी, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट की थी। और सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का जो स्टार्ट था वो दांडी मार्च ही था। दांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट कब किया था? ये किया था उन्होंने 12 मार्च को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचे थे और साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। और 6 अप्रैल से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, 6 अप्रैल 1930 में। तो ये अपने 78 फॉलोअर्स के साथ गए थे और खुद को अगर इंक्लूड करो तो 79 मेंबर्स टोटल गए थे जिन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट की थी। और यही दांडी मार्च बना था बेस किसके लिए? सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडेंस के बीच में ही 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी उसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। इन 3 राउंड कॉन्फ्रेंस में एक ही कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया का वो कौन सा लीडर था जिसने तीनों में पार्टिसिपेट किया था? वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वही इंसान है जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके लीडर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी लीडर थे, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। बोलता है अगर इन केस प्रेसिडेंट मर जाए और उसकी जगह जाहिर सी बात है वाइस प्रेसिडेंट ले लेंगे, उसकी जो ड्यूटीज़ होगी वो कौन परफॉर्म करेगा, वो कौन एज्यूम करेगा? वो करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो कितने मैक्सिमम टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाऊंगा फिर आप खुद ही आंसर करोगे। देखिए क्या है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है जब भी प्रेसिडेंट की जो सीट है वो 5 चीज़ों से वैकेंट हो गई या किसी भी चीज़ से वैकेंट हो गई तो 6 महीनों के अंदर हमें नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है। कितने महीनों के अंदर? 6 महीनों के अंदर 5 जो चीज़ें हैं जिससे प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट हो सकती है, वो मैंने आपको पहले इसी वीडियो में डिस्कस किया, वो आप वहाँ पे दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। 1 ईयर क्या होता है? 1 ईयर जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी तो जो लोकसभा होगी, लोकसभा की जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो हम एट ए टाइम 1 महीने के लिए 1 साल के लिए ऊपर कर सकते हैं। 2 साल के लिए कुछ नहीं है, 1 साल के लिए कुछ नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनमें किस किस तरह के होते हैं? देखिए 3 तरह के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो 15% होते हैं ऑफ द
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसका 15% होने चाहिए कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं 3 तरह के, कौन कौन से 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और होते हैं यहाँ पे डिप्टी मिनिस्टर्स। यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये होते हैं टॉप रैंक, जो टॉप रैंक वाले होते हैं वो कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इसके साथ इनके साथ एक एसोसिएट मिनिस्टर होता है जो होता है डिप्टी मिनिस्टर, ये हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करता है। इसके साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ये कभी कभी कैबिनेट मिनिस्टर को भी असिस्ट करता है, कभी कभी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ये इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है, यानी तब इससे ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं होता है, तब ये इंडिपेंडेंट होता है, जैसे किसी भी मंत्रालय का ये हेड होता है। तो इस तरह के 3 होते हैं, कौन से, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है तो इसको डिस्कस करके हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे आज का सेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बोल दी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जब वो अपने ऑफिस में एंटर होता है उसको ओथ दिलाया जाता है, और वो जो ओथ देते हैं वो कौन देता है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक और बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस है, स्पीकर है, मैंने स्पीकर के बारे में आपको बोला, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको बोला, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी आपको बोला। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये मेरा पहला वीडियो था MCQ आप पॉलिटी हमने डिस्कस किया। इसी तरह से बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके भी आपको टॉप MCQ देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा, आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव रहा, तो ज़रूर हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।